आज के हमारे बीच में जो लेखक हैं जयपाल जी, महरोग जी, साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से जयपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने अनुभव बताए। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, मैं एक दो कविताएं जयपाल जी की सुनाना चाहता हूँ आपको अपने उससे। एक छोटी सी कविता इनकी, बच्चा। तमाशा दिखाता है बच्चा, न सांप से डरता है न नेवले से। तमाशा दिखाता है बच्चा, न सांप से डरता है न नेवले से, न बंदर से न भालू से, न शेर से न हाथी से। रस्सी पर चलता है बच्चा, गिरने से नहीं डरता। आग में कूदता है बच्चा, जलने से नहीं डरता। हवा में उछलता है बच्चा, मरने से नहीं डरता। मालिक की तरफ देखता है बच्चा, सहम जाता है बच्चा। मालिक की तरफ देखता है बच्चा, सहम जाता है बच्चा। ये जो आपने देखे ही होंगे सड़क किनारे चीज़ें चलती रहती हैं, उनमें से है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, 15 अगस्त की तैयारी। क्या 15 अगस्त की तैयारी? 2 दिन बाद 15 अगस्त है। शहर में झंडा फहराने मंत्री जी आ रहे हैं। मैदान के सामने एक दलित बस्ती है। बस्ती के सामने एक विशाल शामियाना लगा दिया गया है। जहां फंक्शन होना है ना, वह बस्ती ढक दी। मैदान के सामने एक दलित बस्ती है, गांधीनगर जैसे हर शहर में होते ही हैं। बस्ती के सामने एक विशाल शामियाना लगा दिया गया है। अब मंच से यह बस्ती दिखाई नहीं देती। मैदान के बाईं तरफ एक गंदा नाला है। यहां भूखे नंगे बच्चे फटेहाल घूमते रहते हैं। नाले को लकड़ी के फट्टों से ढक दिया गया है। बच्चों को कहा गया है कि वे शहर के दूसरी तरफ चले जाएं। बच्चों को कहा गया है कि वे शहर के दूसरी तरफ चले जाएं। मैदान के दाईं तरफ एक मजदूर बस्ती है। पिछले दिनों इस बस्ती के घर में एक मजदूर भूख के कारण मर गया था। उस घर के आगे पुलिस बिठा दी गई है। साहित्य कर्मियों और जन संगठनों को कहा गया है कि वे 15 अगस्त तक इधर से ना गुजरें, कि वे 15 अगस्त तक इधर से ना गुजरें। संतों, महंतों, स्थानीय नेताओं और राजकवियों को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्वागत समिति में रखा गया है। आयोजकों का कहना है 15 अगस्त की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजकों का कहना। बहुत अच्छी कविताएं हैं, और भी मेरा कविताएं पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन आप सब पढ़ लेना बाद में। तो उसमें यह है कि जयपाल जी बहुत ही, जैसे आपने सुना, बड़े साधारण तरह से कविता लिखते हैं। मैं जो बाद में एक सवाल पूछा था कि कहानी को ख़त्म कैसे करें, वहाँ से मैं एक बात शुरू करता हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये बात चल रही है इसलिए कि एक ना बड़े लेखक हुए हिंदी के, भीष्म साहनी, आप जानते हैं, उनका नावल पढ़ेंगे तमस आप, और दूसरी चीज़ें भी पढ़ेंगे, कहानियाँ वगैरह। तो उसमें तमस में क्या होता है कि वो 5 दिन की कहानी है कुल। तमस में 1947 में जो विभाजन हुआ और फिर लोग सांप्रदायिक दंगे हुए, इधर से उधर जा रहे हैं, और 5 दिन की कहानी है पूरे उपन्यास में। उसमें क्या होता है, बार बार दंगे हो रहे हैं। और भीष्म साहनी ने ये बताया कि मैं, अब इतने लोग मर गए कहानी में, अब बार बार तो नहीं मरवा सकते ना, अब कितना मरवाएंगे, नहीं सारे गांव के गांव खाली हो गए। अब मैं उसको क्लोज कैसे करूं, दंगों को खत्म कैसे करूं? लेखक को ये सूझ नहीं रहा है। और पहले से तो कोई ऐसे सोच के नहीं चलता है कि मैं ऐसे ख़त्म करवा दूंगा। तो वो बताते हैं कि मुझे क्या दिक्कत आई। जब उनसे तमस में पूछा कि आपको क्या समस्या आई होगी, तो उन्होंने बड़ा आंसर किया। कहते हैं मैं ना बैठा हुआ था छत पे अपने, और वहाँ से ना हवाई जहाज़ गुजरते हैं। बस मेरे को आइडिया आ गया कि फिर उसमें आता है जब ना कि एक जहाज़ घूम रहा है, नावल में आप पढ़ेंगे ना, और वो उसने कहानी जोड़ दी उसके साथ कि एक जहाज घूम रहा है जिसके अंदर जो अंग्रेज गवर्नमेंट है अब वो ऊपर से देख रही है
कि कौन दंगे कर रहा है, किसने मास्क लगाया कि नहीं लगाया, तो सब देख रहे हैं। और कहता है मेरे को आइडिया मिल गया, दंगे क्लोज हो गए, कि सब लोग डर गए कि भी अब तो सब देख रहे हैं। कोई ना कोई बात, मतलब आप यदि ये सोच के नहीं लिख रहे कि अंत कैसे करूंगा तो इसकी फिक्र ना करो, कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि भाई कैसे करें, कोई ना कोई उसी टाइम पे सिचुएशन ऐसी जरूर आ जाएगी। तो ये यहाँ से मैं कहना चाहता था, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। और जो बहुत सारे जैसे जयपाल जी की जो कविताएं सुनी हमने, 2-3 चीज़ें इनके बारे, कविताओं के बारे में हम कर सकते हैं कि जैसे देखो ना, एक ना साहित्य में ना एक बहुत ही शानदार सवाल होता है और सब लेखकों से पूछा जाता है, सब लेखक अपने आप से पूछते हैं, सब स्टूडेंट पूछते हैं। वो सवाल होता है प्रेषणीयता का सवाल, संप्रेषण का सवाल, कि जो बात लेखक ने कही वो पाठक तक पहुंची कि नहीं पहुंची, बीच में गुम तो नहीं हो गई, कि जो बात कही गई है क्या उसको ग्रहण किया गया है। ये सवाल हमेशा ही साहित्य का एक ऐसा सवाल है जो हर लेखक ने, हर पाठक और हर जो काव्यशास्त्री है, हर जो बात थ्योरी है, जो भी सिद्धांत है, उसमें इसका जिक्र हुआ है। तो जयपाल जी की कविताओं के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि उसमें ना कोई गुड़झट नहीं है बीच में, जिसको कहते हैं कि कोई बीच में कोई रहस्य नहीं बुना हुआ कि गई कि नहीं गई, ये सवाल यहाँ पे नहीं उठता। इसलिए ना एक अच्छी कविता का एक लक्षण ये भी होता है कि जो एक लेखक कहना चाहता है, क्या उसने अपनी कविता में या साहित्य में वो बात कह पाया, वो चीज़ें चुनी हैं, वैसी भाषा, वैसे जैसे एक छोटी सी कविता सुनाई जयपाल जी ने, यदि मैं उदाहरण दूं कि भाई कहाँ मानते हैं बच्चे, मान लो ये चीज़ है। अब माँ बाप तो सिखाते हैं उनके घर न जाइयो, लेकिन कहाँ मानते हैं बच्चे, दिवाली पे, होली पे, और बच्चे तो बच्चे हैं। अब यदि आप इस चीज़ से समझना चाहें कि एक पूरी बैकग्राउंड कविता दे रही है कि हमारे जो आस पड़ोस में जो संबंध हैं और जो हम उन संबंधों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट पीढ़ी को, अब जब तक वो बच्चे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन बड़े होकर देखो, आपको पता ही है कि हमें दुश्मन भी विरासत में मिलते हैं। मतलब हमें शत्रु बनाने की ज़रूरत थोड़ी है, हमारे माँ बाप अपने आप ही दे जाते हैं हमें बना के कि इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करना है। ये हमारी जो पूरी सामाजिकरण की प्रक्रिया है कि कैसे हम बड़े होते हैं और कैसे हम जो है अपने माहौल से चीज़ें लेते चले जाते हैं। एक पूरा वो देखने में बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन ये कविता के पीछे जो एक बहुत बड़ा समाज है, जो हमारे सामाजिक संबंध है, वो उसके पीछे खड़े हुए हैं और बच्चे उसको तोड़ भी रहे हैं, उस बात को, उस पूरी उसको, तो बात ना पहुंच रही है। इसमें और कोई अर्थ नहीं आप इसमें निकाल सकते, और कोई बात इसमें है नहीं। एक और चीज़ होती है, कई बार हम जो इस तरह की सरल कविताएं होती हैं, सरल कविता में और सरलीकृत कविता में फ़र्क है। सरलता और सरलीकरण, इसमें एक फ़र्क होता है। मतलब सरलता का मतलब तो है कि भी आसानी से कोई बात समझ में आ रही है। सरलीकरण का मतलब ये होता है कि आपने ना जो उस चीज़ की जो जटिलताएं हैं, जो उसके अंदर दूसरे तीसरे पहलू होते हैं, हर चीज़ के पक्ष होते हैं, पक्ष विपक्ष, उनको इग्नोर कर दिया, उनको छोड़ दिया, वो ध्यान में नहीं रखे। उसको हम बोलेंगे कि ये सरलीकरण है, कि अपनी मर्जी से कोई बात निकाल ली। जैसे कि होता है कि कोई भी समस्या आई तो हमारे ग्रंथों में कोई संकट मोचक आ जाएगा, कोई नारद आ जाएगा बीच में सलाह देने के लिए, कोई घटना घट जाएगी, वो बहुत ही सरलीकरण होगा। मतलब कहीं जहां समस्या आ रही है उसके लिए आपने एक ऐसा नुस्खा ढूंढ लिया कि वहां पे वो चीज आ जाती है और देखो समस्या का समाधान हो गया। ये इसको सरलीकरण बोलेंगे। लेकिन जो सरल चीज है, तो इनकी कविताओं की जो विशेषता है वो है एक तरह से सरल हैं इनकी कविताएं, लेकिन सरलीकरण की उससे ग्रस्त नहीं है, जिसको कई बार ना बोलते हैं कि स्पाट है। स्पाट का मतलब ये ऐसा भी आसान कविताओं के बारे में
ऐसा कहा जाता है कि ये सपाट है, जिसके अंदर ना कोई लेयर्स नहीं होती, जबकि कविता में ना मल्टी लेयर होती है कविता। जो अभी सवाल पूछ रहे थे कविता कैसे लिखी जाती है, देखो कविता लिखने की ज़रूरत ही क्यों है? यदि आप बात कोई आसानी से यूं ही कह रहे हैं तो कविता की क्या जरूरत? यदि कविता उसी चीज पे लिखी जाएगी ना जिसको सीधे सीधे यूं कहने में, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ एक साइंस के प्रोफेसर हमारे रिटायर हुए महरोग साहब, उसकी पार्टी रख ली विदाई पार्टी, तो वहाँ सारे साइंस वाले ही बैठे थे, एक आधा मेरे जैसा भी था बंदा। मैं उसमें देख रहा हूँ कि सारे ही कविता पढ़ रहे हैं, कविता है तो, क्योंकि बोलते इतना है, सारा दिन बोलने पे ही लगे हुए, तो रिकॉर्ड करते जाओ भाई, बन दी जाएंगे। ये नहीं, वो जो बात है कि कैसे लिखें, यानी कि वो जो स्पाटता की जो मैं बात कर रहे थे, जो हम बात करें स्पाट बात है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है। जो ही हम कविता में यही सी बात को कहना शुरू करेंगे तो हमें इस साधारण बातचीत की स्पाटता को कम करने के लिए जो कविता की जो टेक्निक है, जो टूल हैं, चाहे उसमें बिंब हैं, चाहे उसमें प्रतीक हैं, चाहे उसके अंदर भाषा का चयन है, चाहे कोई पौराणिक हिस्टोरिकल कोई प्रसंग है, वो सब चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। और यही एक उससे वो चीज़ होती है। तो इनकी कविता में यदि आप कोई भी कविता पढ़ेंगे, जैसे अब ये बच्चे की कविता है या मध्य वर्ग की कविता है, या जो मैंने पढ़ के सुनाई, पत्नी का लौट आता है बचपन और उसकी मुट्ठी में तितलियां, यानी कि वो भाई बहनों के साथ कितने उससे रहती थी, और ससुराल में जो उसकी जिंदगी है, एक प्रतिबंधित किताब। प्रतिबंधित क्यों है भाई? ससुराल में आपको पता है एक स्त्री के लिए एक अलग ही कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसको ऐसे चलना है, ऐसे कपड़े डालने, ऐसे सिर से चुन्नी नहीं सरक जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो जो प्रतिबंधित किताब है जिसमें वो अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको एक उसमें खाके में है, वो बंधन में है, तो वो खुल जाती है जब उसके बचपन के वो सब आते हैं। तो ये स्पाटता नहीं है, ये उसके पीछे देखने में सरल बात है, कोई भी कह सकता है। क्योंकि आमतौर पे जिस तरीके से, जैसे जयपाल जी भी कह रहे थे कि पहले की कवि तो सिर्फ करुणा होती थी, अब धीरे धीरे जो इस तरह की जो सरल कविताएं हैं उनका ज़्यादा आदर नहीं किया जाता। क्या उसी कविता के बारे में ही आदर मिलता है साहित्यिक गोष्ठियों में, जो कविता थोड़ी सी मुश्किल हो, पसीने आ जाएं बंदे को समझने के लिए, इसलिए उसको ऐसे बोला जाता है। तो धीरे 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 जैसे 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 हमारा वो बना है, तो इनकी कविताओं में मुझे ये भी एक चीज़ लगती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और देखो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, वैसे भी देखो दुनिया में क्या महत्वपूर्ण बात है जो इनकी कविता के हिसाब से मैं बताऊं। आजकल ना, वैसे तो आजकल तो बिल्कुल स्पष्ट भाषा होगी ना, लिंक्स बनाओ। क्या लिंक का ही जमाना, भी मैंने लिंक सेंड कर दिया ना, एक लिंक। अब लिंक है, अब कविता कैसे अपने समाज से लिंक कर रही है, समाज में एक स्थितियां दूसरी स्थिति के साथ किस तरह से लिंक है, ये जो चीज है कि आप एक कविता सुनाते जा रहे हैं और बाद में जाके 15 अगस्त की तैयारी में आप देखिए कि कितनी सारी सूचनाएं, जानकारियां धीरे 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 कोलाज की तरह रख दी, और कोई ऐसी बात है जो सबको एक अर्थ दे रही है, सबको एक अर्थ देने वाली चीज़ है। ये इनकी कविता में मतलब एक खास चीज़ है। और उसके अंदर ना एक व्यंग है इनकी कविता में, जब आप देखोगे सुनते हुए भी लिखते हुए भी, कि जो हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें हैं जिनको हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन बहुत ही आदर के साथ उनको अपने साथ रखे हुए हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में भी ये बताया। जब हम उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो व्यंग जो है एक बहुत ही बढ़िया बात होती है। तो वो कई सारी विशेषताएं इनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ये मिलेंगी, और यही विशेषताएं होती हैं हर एक महान कवि में भी यही होती हैं। बस वो कविताओं के संदर्भ बदल जाते हैं, उदाहरण बदल जाते हैं। जैसे जो इन्होंने कविताएं सुनाई, चाहे किसान आंदोलन की है, चाहे एक जो 6-7 बहनें हैं जो उनके बारे में जो राय है हमारे पूरे समाज की, एक पूरी जो
पितृसत्ता है, उसकी जो मानसिकता है, यही बोला जाता है कि बच्चे खा गई, घरवाला खा गई, ये कर दिया, धंधा ही ठप हो गया, घर में शांति भंग हो गई, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो एक पूरे हमारे जीवन की जो चीज़ है उसको हमारे सामने इनकी कविता बड़े चुपके से, बिना ज़्यादा शोर शराबा मचाए, उन्हीं शब्दों में जिनमें हम बातचीत करते हैं, बस इनका शब्दों का चयन यही है। देखो कविता लिखने के 100 तरीके हैं भाई, कोई किसी तरह से लिखता है, कोई किसी, लेकिन जयपाल जी का जो कविता का है ना कि वो शब्दों के चयन को ऐसे सजाते हैं जिस तरह वो दरी नहीं बुने कर दी औरतें पहले गाँव में, भाई हाथी बन जाएगा बाद में, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो इस तरह से मतलब चीज़ें रखी हुई हैं, करीने से शब्द या स्थितियाँ इस तरह से रखी होती हैं कि वो खुद ही बोलने लगती हैं, खुद ही उनके अंदर से अर्थ आने लगते हैं, वो हमें यहाँ ले जाती है। तो इस तरह से जयपाल जी की जो कविताएं हैं वो हमें हिंदी की जो दूसरी कविताएं हैं उनको पढ़ने का और सब चीज़ों का हमारे अंदर इनकी कविताओं के माध्यम से भी हम ये सीख सकते हैं। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि जो इंसानियत की और इंसाफ की बात है, ये जो सरोकार हैं साहित्य के, और डर को दूर करना है, इस पे तो एक बंदा तो बहुत अमीर बन गया, डर के आगे जीत है ये बोल बोल के कि नहीं, डर के आगे जीत है कि डर को ही तो जीतना है, और किसको जीतना है? कौन है बंदा शत्रु हमारा? हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे ही दिमाग में जगह बनाई हुई है, हमें उसी के साथ तो हमारा स्ट्रगल है, उसी के साथ तो लड़ाई है। किसके साथ संघर्ष है? हमारे अपने ही संस्कारों के साथ, हमारे अपने ही पालन पोषण से, समाज से जो चीज़ें, जो फियर्स हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो दुराग्रह हैं, जो संकीर्णताएं हैं जिसमें हम जाने अनजाने शामिल होते हैं, जो हमारी बहुत अर्ध सत्य होते हैं, छोटी छोटी सच्चाइयाँ जो हमने सीखी हैं उसको हम पकड़ के बैठते हैं, नहीं नहीं नहीं, यही है, उन्हीं चीज़ों से तो हमारा संघर्ष है। और स्ट्रगल किस चीज़ का नाम है? वो सिर्फ सरकारों से नहीं होता, वो सबसे पहले अपने आप से करना पड़ता है बंदे को। तो वो ये कविताएं हमें उसकी तरफ लेके जाती हैं और हमारा ध्यान भी खींचती हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मेरे में गलती क्या है, ये तो बताओ, मैं सोच कैसे गलत रहा हूं। हर एक बंदा स्वार्थवश है, कोई राजनीतिक मकसद है, वो तो एक अलग बात है, उनको पता होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं और इससे नुकसान होगा, वो तो स्वार्थ से करते हैं। लेकिन कोई बंदा जिसको ये पता ही नहीं कि क्या सही और क्या गलत है, ये बोध पैदा करती हैं ये कविताएं, हमें फिर से सोचने पे दिशा देती हैं, मजबूर करती हैं कि भाई ये चीज़ है जो हमारे जीवन में एक तरीके से बाधा बन के खड़ी हुई है। और यही है, समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है कि पिछले की कुछ कमियां पिछले ने दूर कर दी, अब देखो ये इतनी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, मेहंदी कर रही, कविता भी पढ़ रही हैं और ऐसी ऐसी बातें भी कर रही हैं, जैसे जयपाल जी कह रहे थे। आप 100 साल पहले सोचो, एक बहुत मशहूर महिला हुई, आप सब जानते हैं, भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। जब उसने ये काम शुरू किया कि भी चलो लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, और जो कमज़ोर वर्ग की लड़की अपने उससे टैलेंट तो सारा रखा रखाया रह जाता है, जो पुराने लोगों का ने जो उसके लिए सहन किया है अपने ऊपर कीचड़, किस लिए? उसकी तो कोई लड़की नहीं थी, उसका तो कोई लड़का भी नहीं था, और हम यहाँ पे अब उसके फल जो है वो चख रहे हैं उस बात के। तो ये जो चीज़ है कि भी हमें कुछ मिला है तो हमारा दायित्व बनता है कि वो आगे सरकाएं, यही स्ट्रगल है हमारा। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें लेखन भी एक तरीका है, कविता भी एक तरीका है। और बात चल रही है सावित्रीबाई फुले खुद भी एक बहुत अच्छी लेखिका थी। आप उनकी यदि कविताएं पढ़ोगे या उनके जो पत्र पढ़ोगे या जो उनकी चीज़ें हैं, तो आपको समझ आएगा कि यार ये बंदे कविता भी लिखते थे। इसलिए नहीं जैसे जयपाल जी कह रहे थे कि भी उन्होंने कोई अपना नाम कमाना था या और कुछ करना था या कोई पुरस्कार लेना था या अनुदान लेना था या फर्स्ट आना था कंपटीशन में। देखे होंगे ना कुमार विश्वास टाइप, ऐसे हाथ मार मार गए, ऐसे पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। ज़्यादातर कविताएं ऐसी आती है ना कि हमारे जो हिंदी के
वीर रस के कवि होते हैं मंचीय, टेलीविजनी कवि, वो ऐसे कहते हैं, चीन तुम्हारी तोपों में हम बांस अड़ा देंगे। क्या भाई, कहाँ तोपे और कहाँ बांस यार, कोई बात करो। मतलब क्या कह रहे हो? ये बात कुछ देर के लिए कुछ लोगों को तो हो सकता है सुख दे दे, सुनने में भी अच्छी लग रही है कि भाई बांसों के गिला ही लड़ लेंगे हम तो, लेकिन कर क्या रहे हो आप? तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारी पोएट्री का या उसका, ये कवियों को शोभा नहीं देता। बोला जी लेखकों को शोभा नहीं देता ये लोगों को इस तरह से भ्रम में रखना। तो जयपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे बीच में आए, हमारे बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताई। और ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतने अच्छे कवि मौजूद हैं, और एक नहीं, आप ये देखोगे कि कुरुक्षेत्र में कितने कवि हुए हैं पिछले 100 साल में। क्या 100 साल में, 100 में छोड़ो, 1000 साल में कितने हुए? तो आप गिनती करोगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो गए होंगे, और थोड़ा सा चलो मार्जिन दे लो, 100 तो यहीं बैठे हैं। इतने लेखक बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूँगा विकास जी से भी ये अनुरोध करूँगा कि भी देखो गोष्ठियाँ तो और ये तो कम होती हैं जब भी मौका मिलता है, लेकिन सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, ये कैमरा रहा, ये माइक रहा, अपनी अपनी वीडियो बनाओ और हिंदी साहित्य परिषद का जो पेज है उस पर अपलोड करो। मतलब 15-15 मिनट की वीडियो बनाओ और उस पर अपलोड करो। वो भी एक माध्यम है, उस पर कमेंट आएंगे, आप सीखेंगे, फिर आगे जवाब दोगे, फिर देखो कवि कैसे खुलता है और कैसे जो है कवि, जिसको कहते हैं ना कि भी सीमाएं पार कर जाता है 7 समंदर। तो इसको थोड़ा सा आप अपनाओ। सिर्फ कविताएं कंपटीशन के लिए, ऐसे मुक्के मार के पढ़ने के लिए, इसके लिए नहीं होती। अपनी उसके साथ लिखो, अपनी कमिटमेंट के साथ, और उसको ये वीडियो बनाओ और क्या करो, अपलोड कर दो। बस बाकी अगले का काम है सुनने वालों का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भी आपने ये बातें सुनी और ज़रूर सीखा होगा।